एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जैन साहब, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। क्या जगह है सर, जहां देखो वहां पिक्चर पोस्ट कार्ड दिखाई देते हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए उनके दिलों में खौफ बना रहना जरूरी है। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा पाए। हम तैयार हैं जनाब। शास्त्र की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। तू सारे मार कट के वापस आ जाएंगे। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। अगली बार लौटेगा ना तो बस मेरे लिए आना। If you're a Fauji, then you live by chance, love by choice, and fight by profession. Lieutenant Vikram Batra. Sir, Your code name is Sher Shah. तो हो तैयार? करोगे वार? एक अपना, जीत अपनी, तुझे माता की। तुम लोगों की मौत आसमान से बरसेगी। अपनी मौत को दुश्मन की मौत बनाना, नीलामी को आता ऐसा नहीं। जिद्दां ना होया मेरा ब्याह विक्रम नाल, तो फिर मैं कभी किसी भी नाल ब्याह ना करूंगी। कुछ भी हो जाए, तिरंगा हम ही लहराएंगे। Charge for Sher Shah. Last message over. ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। आदाब, नमस्कार। नेशनल हेराल्ड नवजीवन कौमी आवाज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे बीच में एक ऐसे राइटर मौजूद हैं जिनकी लिखी हुई कहानी पर जो फिल्म बनी है वो उसने धमाल मचाया हुआ है। प्राइम वीडियो पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा मकबूल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है शेर शाह। वैसे तो संदीप श्रीवास्तव जिन्होंने इसकी कहानी लिखी है, उन्होंने इससे पहले कई फिल्में, अब तक 56, काबुल एक्सप्रेस वगैरह बहुत मकबूल फिल्में उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। लेकिन शेरशाह में जिस हुब्बुल वतनी, जिस पैट्रियोटिज्म को उन्होंने दिखाया है, और विक्रम बत्रा जो हमारे कारगिल के हीरो रहे हैं, उनकी शख्सियत को जिस तरह पेश किया है, उसके लिए जो उनको खुद मेहनत करनी पड़ी, और इस फिल्म को दिखाने के लिए उनके जिन जिन लोगों से मुलाकात करनी पड़ी, एक कैरेक्टर को समझने के लिए, कैरेक्टर के अंदर दाखिल होने के लिए, उसके लिए उनसे ही हम बात करते हैं, उनसे ही पूछते हैं। लेट अस हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि उन्होंने किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा उनको, और उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात करी, किस किस तरह उनको दुश्वारियां आई। तो मैं संदीप श्रीवास्तव का इसमें इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, और संदीप श्रीवास्तव जी से ही पूछता हूं कि इस फिल्म में आखिर है क्या क्या, और ये आपका आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि बेसिकली विक्रम बत्रा की जो स्टोरी थी वो बहुत अखबारों में छपी, मगर उसको बाकायदा फिल्म की शक्ल देना और उसको स्क्रिप्ट बनाना, वो आपको दिमाग में कैसे आया? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। बहुत लंबी जर्नी रही है, काफ़ी लंबा सफ़र है। शुरुआत हुई थी 2017 जुलाई में, जब हमारे जो को प्रोड्यूसर हैं मिस्टर शब्बीर बॉक्सवाला, उनके पास इस
फिल्म को बनाने के राइट्स थे, मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर उनकी आत्मकथा पर कोई फिल्म बने, इस बात के राइट्स उन्होंने ले रखे थे कैप्टन बत्रा की फैमिली से, और उन्हें एक राइटर की तलाश थी। तो हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरा नाम उन्हें सुझाया, और उन्होंने तुरंत फोन किया और मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैं उनसे मिला, और जैसे ही मुझे पता लगा कि प्रोजेक्ट क्या है, मतलब किस पे चर्चा हो रही है, जब पता लगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा पर फिल्म बनानी है, तो मैं बहुत खुश हुआ। क्योंकि मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि 1999 में जब वो उनका बहुत ही मशहूर इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दिल मांगे मो, वो जो उनका इंटरव्यू जो टीवी पर आया था, वो मैंने इंटरव्यू लाइव देखा हुआ था अपने 1 BHK फ्लैट में मुंबई में। और एक अजीब सी फीलिंग हुई थी मुझे कि देखिए किस कदर जाबाज किस्म का ये बंदा है, और कितनी सहजता से ऐसे बोल रहा है कि मतलब ये दिल मांगे मोर, और जो बातें कर रहा है, मतलब ऊपर बैठे हुए हैं दुश्मन और गोलियां चल रही हैं, और कभी भी लोग मर सकते हैं, और काफी लोग हताहत हुए भी थे, लेकिन उसका एक जो कंपोजर था, जो एक मतलब उस बंदे में जो एक ठहराव था, इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो एक जिस तरीके से वो बात कर रहा था, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था उस यंग नौजवान से उस वक्त। और 2 दिन के बाद खबर आई कि कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। वो बड़ा सदमा पहुंचा था, बड़ा आघात लगा था हमें, क्योंकि एक अजीब किस्म का बॉन्ड, उनकी जो दिलेरी थी, जिस अंदाज में उन्होंने बात की थी, आपके दिमाग में कहीं वो छप गया था कि ये कमाल का आदमी है, कभी मौका मिला तो इससे मिलेंगे जरूर। इस तरह की मतलब जो एक मतलब प्रतिक्रिया भीतर से हुई थी, जो कि अब संभव नहीं थी क्योंकि वो शहीद हो चुके थे। लेकिन शहीद होने के बावजूद वो इतना अच्छा तोहफा हमें देके गए कि वो जिस चोटी पे थे 0.4875, वो उनके शहीद होने के बाद उनकी टुकड़ी जो थी, उन्होंने वो वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था और वापस अपने कब्जे में कर ली थी, इंडिया के कब्जे में कर ली थी। तो वो जाते जाते इतना बड़ा तोहफा हमें देकर गए थे। बात आई गई हो गई। कभी सोचा नहीं था कि 20 साल निकल जाएंगे और उसके बाद एक ऐसा मौका भी आएगा कि कोई प्रोड्यूसर मुझसे कहेगा कि भाई मेरे पास इस बंदे की ऊपर फिल्म बनाने के राइट्स हैं और मैं चाहता हूं कि आप लिखें। तो मैं तो काफी खुश था, लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक वो आदमी, उसको दुनिया जानती है, सबने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, और बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल था इंटरनेट पे भी, बुक्स थी उनके ऊपर लिखी हुई और आर्टिकल्स थे उनके ऊपर। तो जो कहानी सबको पता है, वो कहानी आप कैसे कहिएगा? रिटेलिंग ऑफ दैट स्टोरी व्हिच इज ऑलरेडी नोन वाज अ बिग चैलेंज। तो मुझे लगा कि ये जो चीज है, जो कुछ भी हमने उनके बारे में पढ़ा है, ये कहाँ से आया है? ये कुछ लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की होगी, पड़ताल की होगी, और उसके बेसिस पे, उसके बिना पे उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उनके बारे में, तो ये उनकी रिसर्च हुई। मुझे लगा कि अगर मुझे इन पे काम करना है तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि कैप्टन विक्रम बत्रा से मिलना तो मुमकिन था नहीं, जाहिर है उनकी फैमिली के लोगों से मिला जा सकता। हाँ, तो तय ये हुआ, मैंने तय ये किया कि जो कोई भी बंदा, जो कोई भी शख्स उनसे मिल चुका है, whoever has crossed path with him, however briefly, doesn't matter for me. I must meet each and everybody. तो मैंने शुरुआत की, इनफैक्ट शब्बीर बॉक्सवाला और विक्रम के जो ट्विन ब्रदर हैं, जुड़वा भाई हैं, विशाल बत्रा, छोटे हैं, 14 मिनट छोटे हैं उनसे। तो हम तीनों ने मिलकर तय किया कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है द्रास में, जो वॉर मेमोरियल है, वहां पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, वो अटेंड करते हैं और वहां से किक स्टार्ट करते हैं इस पे काम करना। तो हम वहां गए, हमने वो सेरेमनी अटेंड की, और बाकायदा इस काम की शुरुआत की हम लोगों ने वहां पे। मतलब रिसर्च का जो एक सिलसिला था वो वहां से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने मिलना शुरू किया। मुलाकात हुई? हाँ जी। इस सफर में किन किन लोगों से मुलाकात हुई जो विक्रम बत्रा? देखिए सबसे पहले मैंने मिलना शुरू किया उनके साथ काम करने वाले जितने भी फौजी हैं, वो चाहे उनके सुपीरियर रहे हों या उनके सबऑर्डिनेट्स रहे हों, उनके सबके नंबर तलाशे गए, उनसे पता किया गया कि कौन कहाँ है, क्योंकि 20 साल पुरानी बात थी, सब लोग इधर उधर थे, कोई एक जगह पे थे नहीं। तो सबसे कांटेक्ट किया गया, फोन पे बातें हुई, फिर ये तय हुआ कि मिला जाए।
तो मैं बाकायदा सबसे मैंने मिलना शुरू किया। तो ये जो पहली रिसर्च का जो पहला पड़ाव था वो था कि सारे फौजी लोगों से मिला जाए, जो वो फौजी जो विक्रम को बहुत नजदीकी से जानते थे। कुछ ऐसे भी दोस्त थे उनके जो IMA में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो देहरादून में है, जहाँ से वो पास आउट हुए थे, वहां पे उनके साथ थे। तो उन दोस्तों से भी मैं मिला और उसके बाद फिर ये हुआ पहला रिसर्च का पहला हिस्सा कि फौजियों से आप मिले, और ये चलता रहा। ऐसा नहीं कि एक बार मिलने के बाद खत्म हो गया। उसके बाद जो दूसरा पड़ाव था रिसर्च का वो था कि मैं फैमिली वालों से मिलूंगा, पालमपुर चलते हैं। तो पालमपुर पहुंचा मैं, और पालमपुर में मैंने तकरीबन शुरुआती दौर में 10-12 दिन बिताए, और उनकी फैमिली से मैं रोज मिलता था, और उनके जो स्कूल के दोस्त थे, उनके जो बचपन के साथी थे, उन सब से मिला। और इनफैक्ट एक किरदार है हमारी फिल्म में सनी, जो उनके बहुत ही अंतरंग उनका दोस्त रहा है। तो वो उनके साथ बड़ी चर्चाएं होती रहती थी, और उनसे सुनता था कि उनकी दिमाग में क्या इंप्रेशन है अपने इस दोस्त को लेकर। तो उनसे मुलाकात हुई। फिर तीसरा पड़ाव था चंडीगढ़ आने का, और चंडीगढ़ में भी कुछ फौजी थे जो उस समय वहां पोस्टेड थे, तो उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद डिम्पल जी से मुलाकात हुई मेरी चंडीगढ़ में, डिम्पल चीमा जी से। वो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो बहुत ही प्राइवेट लेडी है, मतलब वो ज्यादा चाहती नहीं है, शी डजंट वांट मच एक्सपोजर on herself, she doesn't want to be in the limelight or doesn't want the spotlight on her। बहुत सादगी से जिंदगी बिताती हैं, और टीचर हैं स्कूल में। तो उन्होंने जैसे ही सुना तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया। मैंने विशाल से कहा कि उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं मिलना चाहता हूँ, और ये फिल्म बना रहे हैं हम लोग इस सिलसिले में। तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या बात करूंगी, ये नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं मिलूंगी। तो मैंने कहा चलिए फोन पे ही बातें करा दीजिए। तो विशाल ने मेरी उनसे फोन पे बात कराई, तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत चली होगी, और उसके बाद जैसे ही हमने बात खत्म की तो वो राजी हो गई थी मुझसे मिलने की। शायद कहीं पे उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब ये जो काम हो रहा है ये अच्छे तरीके से होगा, और कुछ मतलब मामला सीरियस है तो मिल लिया जाए, जिस अंदाज से बातें हो रही थी उस हिसाब से। तो वो आई, मिली, तो वो पहली मुलाकात वहां से हुई, उनसे हुई। तकरीबन 2-3 घंटे हम साथ थे, बातें करते रहे, और इसके बाद 2-3 मरतबा और मिला मैं आगे की दौर में। तो इस तरह से ये इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। जब मैं लौटा ये सब सारी रिसर्च, तो रिसर्च में इतना मटेरियल था मेरे साथ कि आई हैड अ टफ टाइम एक्चुअली कोलेक्टिंग ऑल द फाइंडिंग्स। उसको समेटना बहुत मुश्किल काम था। और जो भी बंदा उनके बारे में बात करता था, एक चीज जो उभर कर आ रही थी बार बार, वो ये थी कि बहुत ही जिंदा दिल किस्म का आदमी था। और there was something about this man, this Captain Vikram Batra, that wherever he would walk in, people would notice him. There is no way that you cannot notice that guy. ये हर कोई बोलता था, वो कहीं भी चला जाए तो निगाह उस पर चली जाती। मैंने कहा ये तो बहुत कमाल की पर्सनैलिटी है, और हंसी मजाक करते रहते थे, और बहुत ही मतलब जिंदा दिल किस्म की जो शख्सियत होती है, मुझे लगा कि ऐसा कुछ है। और तो ये सारी चीजें, मतलब उनका जो ह्यूमन साइड था, क्योंकि उन्होंने एज ए सोल्जर, एज एन आर्मी ऑफिसर जो कुछ भी किया है, दैट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट, इट्स बीन रिकॉर्डेड। एंड आप वो, पर मेरे लिए यूनिफॉर्म वर्दी के अंदर जो इंसान है उसको जानना बहुत जरूरी था, ताकि वो एक संतुलन बना पाए हम आर्मी ऑफिसर, क्योंकि आर्मी ऑफिसर की जो एक इमेज क्रिएट की हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक मीडिया के जरिए, फिल्मों के जरिए, और जिस तरह की कॉमिक बुक आती हैं, किताबों में जो लिखा गया है, वो एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ किस्म की इमेज है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक सुपर ह्यूमन। बट ऐसा है नहीं, वो अपने मतलब बहुत ही उनकी अपनी दुनिया है, और उनकी अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं, और उनके अपने मतलब इमोशंस हैं, और उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। इनसिक्योरिटी इन द सेंस दैट dreams, whether those dreams will be fulfilled or not fulfilled, how do we go about it? Like we think we want to achieve certain things and want to do certain things, but we are not sure कैसे होगा, किस तरह से होगा। ये इंसान भी ऐसे ही होते हैं, खाली फर्क इतना है कि ये वर्दी पहनते हैं, तो वर्दी पहनते हैं तो एक मतलब पूरा पर्सोना उनका चेंज हो जाता है। सन्नी भाई, मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि डिम्पल के फादर का जो कैरेक्टर है इसमें, तो उनके फादर से भी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, उनके फादर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो आप देख रहे हैं कुछ इसी तरह की समस्या थी उन दोनों के बीच में। अच्छा। तो फादर से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब ये स्टार कास्ट फाइनल हुआ सिद्धार्थ का और क्यारा का, तो उस वक्त आपके साथ जहन में ये सब चीजें थी?
कि जी ये हाँ, मतलब मिल तो था, मिल चुका था मैं सबसे। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सिद्धार्थ हमारे जो प्रोड्यूसर है शब्बीर बॉक्स वाला, और हमारे जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं सोमेन, वो सिद्धार्थ से इस बारे में बात कर चुके थे, क्योंकि ये जो फिल्म है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो कई जगह से गुजरा है। तो पहले कहीं और बन रहा था, कुछ और लोगों के साथ बन रहा था, वो बात नहीं बन पाई। तो उस दौरान सिद्धार्थ से मुलाकात हो चुकी थी, और सिद्धार्थ बहुत उत्साहित थे, उत्सुक थे इस किरदार को निभाने के लिए। तो ही वाज इन फैक्ट ऑलरेडी देयर बिफोर आई केम ऑन बोर्ड एज ए राइटर। आपको ही किसी न्यू वक्त अबाउट लगा, दिस प्रोजेक्ट। हाँ जी, आपको किसी वक्त लगा कि इसको फिल्म को लाने में लेट हो गया, आज नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है और ऑलमोस्ट हम उसी लाइन पे चल रहे हैं, नेशनलिज्म की लाइन पे इस फिल्म में? अगर ये पहले फिल्म आती 8-7 साल पहले, 10 साल पहले, तो ज्यादा अच्छा रहता? कभी लगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही वक्त पर आई है, और नेशनलिज्म का जो सुर हमने पकड़ा है वो एक बहुत अच्छा, मतलब वो बदलाव वाली बात है जिसको लोग नोटिस कर रहे हैं। इसके पहले जो भी फिल्में बनी थी, मैंने खुद वो फिल्में देखी हैं, एंजॉय भी की हैं। वो जिस तरह की, मतलब देशभक्ति के इर्द गिर्द जो ताना बाना बुना जाता था, और देशभक्ति के नाम पे वो एक जिंगोइज्म जिस तरह से इस्तेमाल करते थे, वो जब मैंने इंटरेक्ट करना शुरू किया इन सारे आर्मी ऑफिसर के साथ, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, इस तरह की लाइनें वो नहीं बोलते हैं। जो डायलॉग जो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए लिखे जा रहे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। अगर हम उनके एक्शन पे ध्यान दें, अगर हम उनकी वो कर क्या रहे हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें, और if they come across as people like you and me, I mean, two soldiers can have logical conversation. Why can't they have a logical conversation? They can. There is no need for giving them any highfalutin line to project that they are patriots. No, they are patriots because they've chosen to do certain things in a certain way. They're putting their life on line, to protect the nation. That's patriotism in itself. विक्रम बत्रा के सीनियर से मिलते वक्त या सबऑर्डिनेट से मिलते वक्त आपको कभी ये एहसास हुआ कि वो इस फील्ड में बेसिकली एक प्रोफेशन में आए हुए हैं, मतलब कोई पैशन नहीं है उनके अंदर, बल्कि ये कि जस्ट टू अर्न द मनी? नहीं, मैं आपके पास से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जहां तक पैशन की बात होती है। मेरे ख्याल से मुझे जो भी रिसर्च के दौरान जो भी पता लगा, चाहे वो उनके स्कूल का दोस्त हो या उनके गली मोहल्ले में जो बचपन के साथी होते हैं वो हो, सबका यही कहना था कि ये बचपन से ये बंदा, इसको बस एक ही बात का जुनून था। विक्रम बत्रा इज डिफरेंट, बट अदर ऑफिसर्स एंड अदर सबऑर्डिनेट्स, व्हाई दे आर इनटू द मिलिट्री? मतलब हैव दे स्पोकन ऑन दैट? They are for no, they didn't. I mean, they chose. I mean, see the thing is, मतलब वो जो 13 जैकरिफ जो है, वो उसमें जितने भी लोगों का इंडक्शन है, वो बहुत सारे पहाड़ी लोग उसमें हैं। और वहाँ पे एक तरह का ट्रेडिशन है, फौज में जाना जरूरी है। आप हर तीसरे घर में आपको फौजी मिल जाएगा वहाँ पे, तो वो फक्र की बात समझी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ काम करने के लिए वहाँ पे है। मैं जिनसे भी मिला, मैंने एक जज्बा नोटिस किया सब में, कि वो they are dedicated to what they are doing. It's a matter of choice. They have chosen to be here. मैं असल में ये इसलिए पूछ रहा था कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है डिबेट में कि इस तरह के लोग जो है सिर्फ अर्निंग के लिए जाते हैं, जबकि उनका एक पैशन होता है और अपनी जान देने के लिए बेसिकली देश के लिए जाते हैं। और मेरे ख्याल से कहीं पे एक वो देश की सेवा करने का जो एक भाव है, वो कहीं पे आधार में वो जरूर है। अब हो सकता है उस तरह के लोग हों, लेकिन मेरा इस तरह के लोगों से कोई वास्ता पड़ा नहीं। And मैं जिनसे भी मिला, मैंने देखा कि उनको they are dedicated to what they are doing. They have chosen and they have no regrets. और वो जब भी उनसे जो भी कहा जाएगा, जब भी उनको बुला लिया जाएगा किसी भी जंग में शरीक होने के लिए, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने सपनों को ताक में रख के। डिम्पल से या विशाल से मुलाकात करते वक्त कभी महसूस हुआ कि उनको कोई रिग्रेट है कि विक्रम बत्रा आर्मी में क्यों गए? कोई जैसे फिल्म नहीं, कि मर्चेंट होना चाहिए? और नहीं, वो एक दौर था उनकी जिंदगी में। देखिए, जवान लड़का है और किसी से उसे मोहब्बत हो गई है, and he wants to hold on to that because everything it's not easy to find, and he's seeing a future with that girl. तो वो उसको रिटेन करने के लिए वो एक थोड़ी देर के लिए वो चलते हैं। That also makes him a human being. You get my point? Yeah. तो वो थोड़ी देर के लिए फिसलते हैं, लेकिन उनका जो दोस्त है वो उनको मतलब दो टूक बात कहकर उनको रास्ते पे ले आता है। ये एक्चुअली में इस तरह की घटना हुई थी कि वो उनको लग रहा था कि अभी ठीक है, वो भी सर्विस है। He was trying to convince himself, मैं चला जाता हूँ and at least I'll be able to marry the girl I love so much, and then
I'll still support my family, and the younger brother is studying. I can support that also. I'll take the load off my father's shoulder. वो इस तरह का अप्रोच लेके गए थे, लेकिन कहीं पे वो जो एक दुखती रग पे जो हाथ रखा उसके दोस्त ने, उनको लगा कि ये बात सही कह रहा है। एंड थैंक गॉड, नहीं तो हमको पता भी नहीं होता विक्रम बत्रा के बारे में। तो इसमें अब जो आपसे लोग बात कर रहे होंगे तो कुछ नेगेटिव चीजें भी कह रहे होंगे, तो वो क्या क्या चीजें हैं जो इस फिल्म के बारे में नेगेटिव कही जा रही है? फिल्म के बारे में अभी तक तो कुछ ऐसा नेगेटिव मैंने सुना नहीं है लोगों से, क्योंकि हाँ कुछ इस तरह की बातें आई थी, कुछ लोगों को लगा था कि जिंगोइज्म वाली लाइनें होनी चाहिए, बट मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मतलब हमें कुछ मेकर्स को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सोशल मीडिया पे लोग बिल पड़े और उन्होंने कहने लगा नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही है, इस तरह की आर्मी फिल्म ये पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसी आर्मी फिल्म, या आप इसके पहले आपने जो भी दिखाया वो एक तरफ, ये तो कुछ अलग ही नजारा है। तो हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों ने खुद इस बात से, मतलब इस बात से वो सहमत हुए कि ये जिस तरह का अप्रोच हमने रखा है, एक रियलिस्टिक वास्तविकता वाला जो अप्रोच रखा है, चाहे वो डायलॉग्स में हो, चाहे वो एक्शन में हो, चाहे उनके कंडक्ट में हो, वो एक सही झलक दिखाई दे रही है आर्मी वालों की। और सबसे बड़ी बात कि इस बात की पुष्टि किसने की? खुद आर्मी वालों ने। जब हमने आर्मी वालों के लिए एक स्क्रीनिंग की थी दिल्ली में, तो हर आर्मी वाला जो उस थिएटर हॉल में बैठा हुआ था, जब बाहर निकल के आया तो सकते में था और आके बोलता है कि इससे बेहतर चित्रांकन हमने कभी नहीं देखा है आर्म फोर्सेस का इसके पहले। एंड दैट आई थॉट वाज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। आप वैसे भी अभी तक मशहूर हैं कि आप जो मेजर चीजें हैं उनकी इवेंट्स पे बनाते हैं। अब तक 56 आपकी सबसे सक्सेसफुल रहा, उसके बाद न्यूयॉर्क, काबुल एक्सप्रेस, ये सब चीजें आपने बनाई, तो इसमें क्या फर्क था आपको अब तक 56 में और इसमें मेहनत में आपको क्या क्या अलग करना पड़ा? बहुत दुनिया अलग है सर, मतलब एक तो सेटिंग अलग है। अब तक 56 अगर आप देखें तो वो सादे कपड़ों में जो मफ्ती कॉप्स होते हैं और एनकाउंटर कॉप्स होते हैं और जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इस तरह के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करने के लिए, मतलब और वो दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर दैट द डर्ट ऑफ द सिटी इज क्लीन, वो एक काम कर रहे हैं और वो अलग दुनिया है। और वो जो कॉप्स थे वो मैंने देखे हुए थे, मतलब वो जिस तरह के पुलिस ऑफिसर हैं, तो अगर आपने देखा हो तो उसमें भी जो पुलिस वाले थे वो बहुत ही वास्तविक लग रहे थे, उसमें वो फिल्मी पुलिस वाले नहीं थे, तो जैसे नॉर्मल होते हैं। और वहां पे सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं when I was growing up I saw these cops up close, because मेरे जो फादर हैं वो फादर जो थे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, तो घर पे इस तरह के कॉप्स का आना जाना लगा रहता। और मैंने देखा है कि कॉप जो सड़क पे अगर निकले तो लोग निगाहें नहीं मिलाने से डरते हैं। मैंने देखा है उस पुलिस वाले को मेरे पापा के साथ बैठे हुए और ब्रेक डाउन होते हुए, बिकॉज देयर इज सो मच प्रेशर ऑन देम फ्रॉम टॉप दैट दे कांट हैंडल इट। तो वो जो एक संवेदनशीलता है जो छुप जाती है कहीं, उसकी झलक मुझे मिल चुकी थी। तो मैं पुलिस वालों को एक अलग नजर से देखता था और वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की अब तक 56 के दौरान, कि वो आम आदमी की तरह लगे। आपका कभी इस तरह की फिल्म में मसाला फिल्म बनाने का मूड नहीं होता? मैं चाहूंगा, मैं जरूर करना चाहूंगा, मैं जरूर करना चाहूंगा सर। मैं एक लिस्ट है मेरे पास, एक फहरिस्त है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी फिल्में मुझे करनी है। तो एक कॉप ड्रामा लिखा हुआ था, वो बॉक्स मैंने टिक कर दिया है। और कुछ टेररिज्म पे कुछ हो, बैकड्रॉप हो, तो वो न्यूयॉर्क भी मैंने कर दी है। वॉर फिल्म भी मेरे जहन में थी, तो वो बॉक्स भी एक तरह से टिक हो गया है। तो अभी देखिए फैंटेसी भी मुझे करनी है, मैं म्यूजिकल भी करना चाहता हूँ। जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा कोशिश करते रहेंगे। आपके अपने वैसे पर्सनल इसके अलावा क्या शौक है? मैं पढ़ता हूँ, कभी किसी चीज पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं एक टाइम पे क्रिकेट बहुत फॉलो किया करता था और अभी उतना नहीं करता हूँ, बट क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। मतलब पुरानी चीजें, क्रिकेट के किस्से अगर मुझे सुनने को मिले तो बहुत सारी चीजें, मतलब मैं किताबें हैं मेरे पास बहुत सारी क्रिकेट के ऊपर, बायोग्राफीज वगैरह हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, फिल्में देखना पसंद करता हूँ और आई लव डॉग्स, सो आई हैव 2 डॉग्स एट होम। तो
बाकी लोगों से मिलना जुलना, ट्रैवल करना, मतलब जो एक नॉर्मल आदमी के जो जो शौक हो सकते हैं वो सारे। पॉलिटिकल एक क्वेश्चन मैं आपसे वैसे पूछना चाह रहा था कि आमतौर पे बॉलीवुड जो है कोई स्टैंड नहीं लेता किसी भी इशू पे, तो क्या आपका क्या अपना वो है, क्या आप किसी चीज पे स्टैंड लेना पसंद करते हैं? देखिए, हमारी जो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि हम जो स्टोरी कहने जा रहे हैं वो किस तरीके, वी हैव टू बी ट्रू टू द स्टोरी। और अगर स्टोरी में स्कोप है इस तरह का कि आपको एक साइड लेनी होगी, एक स्टैंड लेना होगा, तो एज ए राइटर आई वुड लाइक टू डू दैट, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट कम अक्रॉस दोस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसपे मतलब। और दूसरा क्या है कि एक कहानी कहनी होती है सर, मतलब हम बदलाव नहीं ला सकते हैं समाज, हम सिर्फ एक कहानी कह सकते हैं, हम पेश कर सकते हैं कि क्या हुआ इन किरदारों के बीच, इनके साथ क्या हुआ। बट साइड लेना और अपनी ओपिनियन देना, और ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि एक कहानीकार की जिम्मेदारी में नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि बॉलीवुड कहीं स्टैंड नहीं लेता, तो इस पे लोगों को नाराजगी होती है कि वो भी बेसिकली दे आर आल्सो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दे शुड टेक अ साइड, दे शुड एक्सप्रेस देयर व्यूज। सर, आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ तिल का ताड़ भी बना दिया जाता है बहुत जल्दी से। थोड़ी सी भी बात हो तो उसमें मतलब लोग एकदम पिल पड़ते हैं, तो लोग घबराए होते हैं। इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता है, इतने लोगों की मेहनत होती है, आउट ऑफ अ प्रिकॉशन, बिकॉज़ हाँ, so you have to be, because you don't know how people are going to react. तो लोग शायद सहमे हुए हैं इस बात को लेकर, बात तो कहना चाहेंगे, क्यों नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों में मतलब लोग कुछ और परतें ढूंढने निकालने लगते हैं, और वो मतलब you start sort of peeling the layers of the onion, and then it becomes very difficult for you to be able to, it's not that they don't have a take, but जो कहानी है मतलब वो अपने तरीके से कहने की आजादी है आपके पास, लेकिन आप जब उस फ्रीडम को जब एक्सरसाइज करते हैं, तो जिस तरह के रिएक्शन लोग लेकर आते हैं, तो उससे आप कहानी लिखते हैं, जिस वक्त आप सारी चीजें तैयारी करते हैं, उस वक्त ये सब चीजें दिमाग में होती हैं आपको कि समाज के कुछ चीजें हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है, कुछ खराबियां हैं उनको खत्म करना है? नहीं सर, वो मतलब उन चीजों को ध्यान में रख के स्क्रिप्ट पे काम नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर हम उन चीजों को ध्यान में रख लें कि मैं फलानी चीज कहना चाहता हूँ, और and this is a chapter in my movie which is going to talk about these many things, but some of these things may be controversial, God knows how people are going to react to it, और उनकी प्रतिक्रियाओं के डर से अगर मैं अपनी मतलब मूल कथा में ही समझौता करने लगूं, तो I'm not being true to what I'm supposed to do, तो कहानी बाद में देखा जाएगा। You get my point? कि सिर्फ लोगों को मतलब की ओपिनियन और उनके रिएक्शंस को अकोमोडेट करने के लिए you can't make your narrative weak, is what I'm trying to say. Yeah. आप गाने भी लिखते हैं जी? कोई अच्छा सा आपने जो लिखा हो, जाहिर है आप तो उसमें कोई सुनाए थोड़ा सा कुछ? तो मैं देखिए, मैं गायक तो बिल्कुल नहीं हूँ, लोगों को जो लिखा है मैंने बहुत ज्यादा गाने लिखे नहीं है, कुछ गाने लिखे हैं, और सभी जितने भी लिखे हैं सभी को सराहा गया है। तो मैंने लाइफ इन मेट्रो में 2 गाने लिखे हैं, एक तो है बातें कुछ अनकही सी, और एक है ओ मेरी जान, दिल खुद गर्ज है, फिसला है ये फिर हाथ से, कल उसका रहा अब है तेरा इस रात से। वो काफी पॉपुलर हुआ, और अभी भी मतलब प्रीतम से मेरी बात हो रही थी लूडो के दौरान, लूडो में भी मैंने गाना लिखा है, तो कह रहे थे कि वो गाना इतना रेडिकल है, उसमें थॉट जो है कि दिल खुदगर्ज है, फिसला है ये फिर हाथ से, कल उसका रहा अब है तेरा इस रात से। और वो कहता है कि मुझे इतनी परेशानी होती है जब मैं शादियों में कहीं जाता हूँ और लोग बोलते हैं कि आप वो वाला गाना सुनाइए। It's completely contradictory to the ambience of the whole, the sanctity of the marriage ceremony. लोगों को वो बहुत पसंद आया। न्यूयॉर्क में मैंने गाने लिखे हैं, और उनका जो गाना है वो अभी भी मतलब 10-12 साल हो गए उस गाने को लिखे हुए, लेकिन अभी भी स्पेशली द यूथ, उनको वो बड़ा पसंद है। और वो तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। तो ये जो गाना है ये अभी भी लोगों को पसंद है। एंड ऑल दीज यंगस्टर्स वो कंपोज करते हैं, कोई पियानो पे बजाता है, कोई गाता है, और उसके क्लिप्स इंस्टाग्राम पे मुझे आते रहते हैं। बहुत खुशी होती है कि लोग। कोई शायर, कवि, कोई पोएट आपका पसंदीदा?
सबको पढ़ा है सर, सब में सबका अपना हुनर है और सब माहिर हैं, चाहे वो मीर हो, चाहे वो गालिब हो, चाहे वो महादेवी वर्मा हो, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हो, लीड्स हो, कोई भी हो, मतलब जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और सबकी सूर्य भानुगुप्त जो हैं, जिनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, उनकी कविताएं इतनी अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद है। ये थे हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव, जिनके सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने विक्रम बत्रा पे कोई कहानी लिखी है या अब तक 56 पे एक कामयाब कहानी लिखी है, बल्कि उनकी अपनी एक शख्सियत है जो यकीन करते हैं कि इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है, उसकी अपने वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी गुजरती है, और वो किसी जिंगोइज्म पे, किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं। वो एक गायक भी हैं, एक अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, और उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हुए हैं। आज हमारी जो उनसे मुलाकात हुई है, जो उनसे बात हुई है, उसको हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, हमारे देखने के बाद और पढ़ने के बाद उनको अंदाज़ा होगा कि शेरशाह पे किस तरह कितनी मेहनत की गई है, और उनको शेरशाह को समझने के लिए एक नया एंगल मिलेगा। और जिन्होंने नहीं देखी है, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि न सिर्फ ये कि इससे पैट्रियाटिज्म का जज्बा जिंदा होता है, बल्कि इसके लिए एक कैरेक्टर को सामने लाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, और स्क्रिप्ट राइटर को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और किस तरह वो अपनी स्क्रिप्ट को आखिरी शक्ल देता है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। और संदीप श्रीवास्तव जी, आखिर में फिर आपका कौमी आवाज़, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।